नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट पे आते हैं जी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा की। और ज़िला एटा में सीओ सिटी के पद पर एक नई नई पोस्टिंग हुई थी, नए नए अधिकारी की, मैं कह सकते हैं नया लड़का था वो। संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह सीओ सिटी बन जाते हैं। उनके ऑफिस में एक बुज़ुर्ग महिला, लगभग उसकी उम्र रही होगी 70-72 साल के आसपास, वो आती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि बाबूजी, जो मेरे बेटे हैं, एक बेटा मेरा लगभग 26 साल का है, एक बेटा मेरा 22 साल का है, वो दोनों ही लापता हैं। कहीं ऐसा ना हो गया हो उनके साथ कुछ गलत काम हो गया हो। जब इस तरह की बात थी, अधिकारी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा अम्मा परेशान मत हो। और उन्होंने जो एक प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र में 3 लोगों को बताया था कि ये गवाह हैं कि वो गायब हो गए हैं, ये बता देंगे। अब साहब उस अम्मा को बिठाया गाड़ी में, लगभग 22 या 25 किलोमीटर दूर वो रहते थे। तो वो अधिकारी इतना बढ़िया था कि उन्हें अम्मा को अपने साथ लेके चले गए और तीनों के पास गए। और तीनों के पास जाने के बाद बोले भाई ये तुम्हारा नाम बता रही हैं? बोले साहब मेरा नाम तो इन्होंने वैसे ही लिख दिया है, मेरा इस मामले से कुछ भी कोई लेना देना नहीं है और मुझे नहीं पता कि इनके बेटे कहाँ हैं नहीं हैं, क्या है क्या नहीं, इस तरह से। अब वो जो अम्मा हैं वो लगातार इनके पास भी आ रही थी, इससे पहले थाने भी गई थी। अब ये बात उन्होंने थाने तक पहुंचा दी कि यार एक काम करो, इस देखो क्या मामला है क्या नहीं। तो थानेदार ने कहा कि देखो इसके बेटों ने मर्डर कर रखा है और ये अपने बेटों को छुपा दिया है इसने। ये कहती है कि दिल्ली में नौकरी करते हैं, वहीं रहते सहते हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को, ताकि इन्हें जेल में ना जाना पड़े, अदालत में चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए इसने जानबूझकर एक कहानी बनाई है कि कुछ हो गया है उनको, कि कुछ हो गया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और हमने सब अपने इस तरह से जांच पड़ताल कर ली है, ये झूठ बोल रही है। तो अब ये बात सुनने के बाद उन्होंने भी अब टालना शुरू कर दिया। जो अधिकारी हैं संतोष कुमार सिंह, वो पीपीएस थे, बाद में आईपीएस ऑफिसर हो जाते हैं और डीआईजी से रिटायर्ड भी हो जाते हैं। तो संतोष कुमार सिंह ने उसको देखकर अनदेखा करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो लेडी है वो एक एटा में एक जलेसर एक इलाका लगता है, जलेसर के पास ही कोई गांव लगता है, वहाँ से ज़िला मुख्यालय यानी कि जो सीओ सिटी का दफ्तर है लगभग 65 किलोमीटर दूर है, 65 किलोमीटर। तो ये लेडी डेली जाती है और उस अधिकारी के जो सरकारी आवास है वहाँ जाके दरवाजे पे जाके बैठ जाती है सुबह 7:30 बजे। अब देखो वो बहुत गरीब लेडी है और कैसे वहाँ पहुँचती होगी, बड़ा मुश्किल काम है। और वहाँ जाने के बाद अधिकारी से पहले दिन गुहार लगाई तो अधिकारी ने कहा कि अम्मा क्यों परेशान कर रही हो खामखा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह से लगातार दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। रोज सुबह 7 रोज बजे सुबह 7:30 बजे वो उसका डेली का आना था। जो अधिकारी हैं इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ ने देखा तो वो अम्मा बैठी हुई है, उसको चाय पिला दी, कभी पानी पिला दिया, कुछ खाना खिला दिया, वो लगातार उसकी सेवा कर रही थी। उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से कि देखो कोई लेडी लगातार नहीं आ सकती, इसके बच्चे के साथ कुछ तो हुआ है कि भाई 1 दिन 2 दिन आएगी, 4 दिन आएगी, 6 दिन आएगी, 17 दिन हो गए अब तक आते आते, आप कुछ भी करो इसकी बात सुनो ठीक से। बोले यार मैंने ठीक से बात सुन ली है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं गया भी था इसको लेके, लेकिन उससे पता चलता है कि झूठ बोल रही है। और मेरे विभाग के लोगों ने भी जांच कर लिया, अधिकारियों ने, तब भी लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है। अब क्या करूं? तो क्योंकि बीवी का आदेश था तो इसलिए उन्होंने सुना। अब उस अम्मा के पास गए, अम्मा से कहा अम्मा यार माफ़ कर दे मुझे, और चल ठीक है जो भी बात है, जो भी तुझे लगता है वो लिख के दे दे। अब किसी की मदद से आखिरकार उससे एक प्रार्थना पत्र लिखवाया और उस अम्मा ने एक शक जाहिर करा कि लगभग 5 लोग होंगे। 5 पर शक जाहिर करा कि इन पाँचों में से किसी न किसी ने मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया है। इस तरह की बात थी। अब पुलिस वालों ने अम्मा ने उस अम्मा को गाड़ी में बैठाया और बिठाने के बाद उन पाँचों के पास जाना शुरू कर दिया। तो पाँचों के पाँचों जो थे ना वो अपनी जगह पे नहीं थे, यानी कि भाग चुके थे जब उन्हें पता चला कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अच्छा। हाँ, कि वे अब पुलिस पकड़ने आएगी और जाहिर सी बात है जब FIR हुई तो पुलिस पकड़ने के लिए जाएगी। जब पुलिस पकड़ने के लिए जाती है तो 5 में से एक शख्स ऐसा था जिसने इसी केस में जो FIR दर्ज हुई थी वो जाता है अदालत में जाने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देता है कि साहब मैं अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। 4 तो अब अपना आप ही साइड हो गए। तो इसका मतलब पुलिस को लगा, यानी कि उन्हें लगा अधिकारी को, यार संतोष कुमार सिंह को, कि यहाँ पर जो बंदा जेल गया है ना यही है कुछ ना कुछ यहाँ पर। अब उन्होंने अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो जेल से बाहर होता तो शायद पुलिस मारती, पीटती, कुछ भी कर सकती थी। जेल के अंदर है तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा।
अब कोर्ट जा रहे थे तो कोर्ट ने ज़्यादा शुरुआत में मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया, फिर दोबारा कोर्ट गए, तीसरी बार कोर्ट गए, तो उन्हें कोर्ट के भी कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। अधिकारी को बहुत वैसे समझाया जाता है, यानी कि जो जज साहब थे, जज साहब से कहा जाता है कि ये अम्मा है, बहुत परेशान है, इसके 2 बच्चे हैं, गायब हैं, आप मदद कर दीजिए इसकी। तो आखिरकार जज साहब ने ये बात सुनी और कहा कि भाई मैं आपको ज़मानत, उस बंदे को रिमांड पे लेने के लिए आपको दे दूंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन। अब 1-2 दिन में ऐसे आदमी क्या पता कर पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, आप कम से कम उसे भेजिए। अब उसको जेल से बाहर लेके आते हैं और जेल से बाहर लाने के बाद उससे पूछताछ जब शुरू करते हैं, पुलिस ने अपने तरीके से जो उससे बातचीत की, तो उसने कहा साहब मैंने उन दोनों का कत्ल करवा दिया है, मैंने कि उन दोनों को मार दिया है। कैसे मारा, क्यों मारा? तो बोले मई 1994 की बात है। ये जब अदालत में आते हैं, तारीख पर आए थे, ये दिल्ली में रह के लड़के दोनों काम करते थे और इसी बीच में उनसे एक मर्डर हो जाता है। और उसी मर्डर का बदला लेने के लिए उस तारीख पे जब आते थे तो सेटिंग कर ली थी पूरे कई लोगों ने मिलकर आपस में कि वहाँ से इन्हें गायब करेंगे। तो जैसे वो निकलने वाला था तो उसने कहा कि देख, आज तुम यहाँ से जाना मत, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही जगह, सेफ जगह पहुँचा दूंगा। तो एक इस शहर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव था, गांव के पास एक ट्यूबवेल था, वहाँ पे आराम से बैठ के एक पार्टी वार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद खाना वाना खाया जाता है, शराब पी जाती है। और इसी बीच में मौका पाकर उन दोनों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है और नशा कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जब बेहोशी की हालत में होते हैं, उन्हें मार के वहीं गड्ढा खोदा जाता है, जो ट्यूबवेल होता है उसकी, उसे बरहा बोलते हैं, जहाँ पानी बहता है। तो उस बरहे में उन दोनों को वहाँ मार के दबा दिया था, क्योंकि बरहा लगातार पानी बहता है, गीला है, तो उनकी लाश 4 महीने बाद भी ख़राब नहीं हुई थी उतनी मात्रा में। फिर उन्हें निकाला जाता है और निकालने के बाद फिर उनका पोस्टमार्टम होता है और जो भी आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। तब उस अम्मा ने कहा कि अब मैं सुकून के साथ मर सकती हूँ। बोली मुझे पक्का पता था कि मेरे बेटे मार दिए गए हैं, लेकिन अब कम से कम मुझे सब्र आ जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। और मारा उसी से ही था उनको जो मिलाया था खाने में, या कुछ और भी करा था कुछ बॉडी के बाद साथ? में ऐसे जगह गला घोंट के मार दिया, तो इस तरह से मतलब वो तो सिर्फ नशा पर इसलिए ये था कि- बात सच थी कि दोनों लड़कों ने भी मर्डर किया हाँ, था। वो उन्होंने भी मर्डर किया हुआ था। ओ, उस मर्डर का बदला लेने की, हत्या का बदला लेने की उनकी हत्या हुई थी। भाई ये अगर भले ही चाहे उन्होंने मर्डर कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, इसका तो जो गलत किया है उसका तय तो अदालत ही करेगी ना, करेक्ट। किस पब्लिक को थोड़े ना। अब उसके लिए कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में तारीख पड़ रही थी, आते थे जाते थे, और शायद उन्हें ज़मानत मिल गई होगी, तो इसलिए उन्होंने लोगों ने सोचा कि कौन अदालत कब जाके फैसला सुनाएगी, इसलिए हम अपनी अदालत खुद बैठा देते हैं। वाह सर, बताओ क्या क्या हो रहा है देश में। देश में तो सर आपका, जब आप रिसर्च वर्क करते होगे, आपको साइकोलॉजिकली हिट नहीं करती ये चीज़ें? आप इतना पढ़ते हो इनके बारे में, या कभी ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ये चीज़ें? ये बात मेरी सासू माँ ने पूछी थी मुझसे, जो आपने पूछी है। बोले तुम जी इतनी कहानी सुनाते हो कि दिमाग में तो नहीं रहती, तो उन्हें डर लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि कहीं बीवी को लिपेट दें। तो मैंने कहा आंटी जी, इतना प्रेशर होता है अगली कहानी का कि पिछली कहानी मेरे दिमाग से निकल जाती है। अब उसे ध्यान रखने के लिए मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपके पास आया हूँ, इन कहानियों को मैं लगभग 2 साल 3 साल 4 साल पहले सुना चुका हूँ। तो यहाँ आने से पहले मैं उनको पढ़ के आया था, तो मुझे खुद भी याद नहीं था, इसलिए मैं एक छोटी सी डायरी थी, इस डायरी में मैं नोट करके आया, चोरी से मैं इसमें देख भी लिया करता था। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेरे दिमाग में इसका कोई असर नहीं है। और मेरी सासू माँ को भी, मतलब अगर वो देख रही हो तो उन्हें भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट सर, जैसे ये आप इतने क्राइम स्टोरीज पढ़ते हो, तो कुछ ऐसी स्टोरीज भी आप पढ़ते हो जिसमें आप जैसे शॉक हो गए कि यार इतना दिमाग कैसे लगा लेते हैं बंदे जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं, या क्राइम छुपाने में, या कुछ ऐसी स्टोरीज आती हैं आपके आगे कि कवर अप तो बहुत अच्छा करा पर फिर भी एंड में फंस ही गए, ऐसा कुछ? अभी एक मूवी आई थी, दृश्यम फर्स्ट और दृश्यम सेकंड। हाँ। उसमें बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है उस फिल्म को। उसमें बताने की कोशिश ये की गई है कि मर्डर करने के बाद भी मर्डर को छुपाया जा सकता है। लेकिन आखिर में आके अजय देवगन एक डायलॉग मारते हैं, वो कहते हैं कि आप सबसे भाग जाओगे, खुद से नहीं भाग सकते। ऐसा नहीं कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जो नहीं खुलते होंगे। भाई मर्डर हो गया, अगर ये बूढ़ी अम्मा 17 दिन लगातार, उसके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होता, वो लगातार नहीं आती संतोष कुमार सिंह के पास, तो फिर केस नहीं तो खुलता। शायद कभी केस खुलता नहीं है।
यानी और भले ही चाहे केस नहीं खुलता, लेकिन मारने वाला जो था वो देखो एफआईआर दर्ज हुई, तुरंत जाके उसने अपने आप को अदालत में हाजिर कर दिया कि साहब मुझे जल्दी से जेल भेज दो। उसे पता चल गया कि केस खुल जाएगा। तो यही होता है कि ये तो प्लानिंग तो होती हैं कि बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करते हैं कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे, यही सोच के तो कत्ल करता है आदमी। लेकिन हमारी कहानी भी लोग बहुत सारे सुन लेते हैं, लेकिन लास्ट में नहीं जाते कि वो पकड़ा गया है। अगर पकड़ने वाली बात को पहले सुन लेना वो, तो कभी कोई क्राइम नहीं करेगा। सही बात है।